जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। और फिजिक्स के इस कॉन्सेप्ट में जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, इसे हम लोग ऊष्मा और तापमान के नाम से जानते हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा तो आपको अवश्य पता चला होगा कि ऊष्मा और तापमान से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में देखे होंगे कि वहां आपको अवश्य पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज आप लोगों का हीट और तापमान, ये जो टेम्परेचर है, इन दोनों से कोई भी क्वेश्चन होगा वो आज दिन के बाद छूटने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आपको थ्योरी के साथ साथ उनके द्वारा जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे उन चीजों को भी हम एक साथ आपको डील करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग बिना देर के करते हैं स्टार्ट। आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और यदि दोस्तों हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीट के बारे में। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम आपको बताते हैं हीट क्या है, इनको समझने का आप लोग प्रयास करिए। देखिए, ऊष्मा क्या होता है इसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए, ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। जिस तरह हम लोग इस बात को समझते हैं कि कार्य भी एक प्रकार का क्या है? तो ऊर्जा है। तो ठीक उसी तरह ऊष्मा भी एक क्या है? ये जो है ऊर्जा ही है। परंतु आप लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर कार्य भी ऊर्जा है तो ऊष्मा भी यदि ऊर्जा है तो इसे अलग अलग नाम क्यों दिया गया? देखिए, ये बात सोचने लायक है कि अगर कार्य और ऊष्मा दोनों एक ही चीज है तो ऊर्जा दोनों का मिल रहा है, तो इसका कार्य मात्रक तो ऊष्मा का भी मात्रक जूल है। तो कार्य और ऊर्जा तो एक ही होनी चाहिए और ऊष्मा भी तो एक ही होनी चाहिए। परंतु ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो चलिए हम पहले आप इन चीजों को क्लियर कर देते हैं, तब आपको हम आगे ले जाएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें मैकेनिज्म का और नॉन मैकेनिज्म का, जैसे आप लोगों को अगर हम एक बात कहें कि एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहां तक ले जाना हो तो बताइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आपको लगाना पड़ेगा एक क्या? तो फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। जब जैसे इस वस्तु पर हम एक फोर्स लगाते हैं तो ये वस्तु है रिप्लेस करके अपने स्थान से इस वस्तु तक आ जाएगी। तो यहां से यहां तक लाने में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डी। इसीलिए हम लोग वर्क जो है वर्क क्या कह देते हैं? तो वो होता है क्या? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू क्या हो जाता है? तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, अर्थात बल गुनी क्या हो जाता है? तो विस्थापन हो जाता है। तो देखिए, यह एक मैकेनिज्म का काम किया गया है, उस पर एक भारी बल लगाया गया, तभी उस वस्तु में क्या देखने को मिला है? तो एक एनर्जी का काम किया गया है। परंतु अगर हम लोग ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा क्या है? तो ये नॉन मैकेनिज्म है। ठीक है, ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा आपका हो जाएगा क्या? नॉन मैकेनिज्म। ठीक है, ऊष्मा क्या हो जाएगा? नॉन मैकेनिज्म। अर्थात ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु जब कार्य की बात करें तो इसमें इस ऊष्मा को कार्य को उत्पन्न करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? तो फोर्स की जरूरत होती है। अतः इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे इसे? मैकेनिज्म। अतः यही दोनों अंतर इसमें देखने को मिलता है कि कार्य मैकेनिज्म है, इस पर फोर्स लगा करके ही कार्य किया जा सकता है, परंतु ऊष्मा जो उत्पन्न होती है इस पर किसी भी प्रकार का फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए हम लोग इनको समझते हैं। तो आगे देखिए, हमने क्या बोला कि ऊष्मा जो है वो एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। अब हम इस बात को समझेंगे कि ऊष्मा उत्पन्न कैसे हो गई। तो देखिए, हम लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि पदार्थ तीन अवस्था में हमको मुख्य रूप से देखने को मिलता है। एक आपका क्या
होता है तो ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा क्या होता है तो गैस। देखिए ठोस की बात करें, ठोस के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से इतने सटे हुए रहते हैं कि ये कण एक दूसरे से हिल भी नहीं सकते हैं। अतः इनके बीच लगने वाला आंतरिक आकर्षण बल काफी क्या होता है, मजबूत होता है। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के कण कुछ इस तरह से पाए जाते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर, परंतु गैस की बात करें तो गैस में जो होता है कण इसका बहुत दूर दूर तक देखने को मिलता है। अब बात करें, देखिए इस ठोस में देखिए कण एक दूसरे से क्या है तो बहुत सटा हुआ है, द्रव में थोड़ा उनसे हटा है और गैस में उनके कण एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके कण जो है, कण के बीच जो खाली स्थान होते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो स्पेस ठोस में कम है जबकि द्रव में उससे ज्यादा है और गैस में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। देखिए जब हम बात करें इस तरह के कण का, इन पदार्थों के कणों का, तो मान लेते हैं एक बर्तन में या एक पैकेट में इस तरह का ये कण है, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि इसमें भी कई कण है इस तरीके से। देखिए इसका टेम्परेचर अगर हम बात करें, इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर क्या है तो 20 डिग्री सेल्सियस। देखिए जैसे ही इनके ऊपर टेम्परेचर की बात आती है तो ये कण क्या करने लगते हैं तो आपस में कई तरीके से गति करके वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उनके अन्वय, उनके कण बहुत तेजी से क्या करते हैं, इस तरह से गति करते रहते हैं आपस में। और देखिए इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो इसका टेम्परेचर कम है तो इसीलिए ये धीरे धीरे क्या करेंगे, आपस में गति करते रहेंगे। तो 40 डिग्री का क्या है तो इसके अन्वय अधिक गति से कर रही है इसमें, और जबकि इसमें बात करें ये अन्वय थोड़ी धीमी गति से क्या कर रही है तो वाइब्रेट कर रही है। अगर यदि हम बात करें इन्हीं दोनों कणों को, अगर आपस में इन दोनों पैकेटों को जोड़ दिया जाए तो क्या ये अन्वय समान गति से गति करने लगेगा क्या? तो देखिए यहां हम क्या देख रहे हैं कि हीट जो है ये 40 डिग्री सेल्सियस वाले जो कण है ये अपनी ऊष्मा क्या करेगा, ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। किनको? तो जिन कणों का टेम्परेचर क्या है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये अपना टेम्परेचर इसको क्या करने लगेगा तो डोनेट करने लगेगा। तो यही जो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है तो ताप का क्या देखने को मिल रहा है तो परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 40 से किस में जा रहा है तो 20 में। अतः यही जो ताप में हुआ परिवर्तन हो रहा है तो इसी ताप में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। तो हमने दो चीजों को समझ लिया, एक कि क्या इसमें देखा कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊष्मा उत्पन्न कैसे होती है तो देखिए ऊष्मा कैसे उत्पन्न होता है तो ताप में परिवर्तन के कारण, और इनके अणुओं के जो कण है वो कण क्या करते हैं तो गति करते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि गति करने वाले कणों में कौन सी ऊर्जा होती है तो उसके कणों में कैसी ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा होती है। तो अतः हम ये कह सकते हैं ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो ताप में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। कैसे? तो उनके अन्वय क्या करते हैं तो गतिज ऊर्जा करती है, उत्पन्न करती है, तभी जाके उस बॉडी में क्या उत्पन्न होती है तो ऊष्मा ऊर्जा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब आप बताइए जरा सा कि इसमें किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो ठोस का गतिज ऊर्जा क्या होगा, ठोस के कण का गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसकी गतिज ऊर्जा सबसे क्या होगा तो न्यूनतम, जिसे हम लोग शून्य भी कह दें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर हम द्रव की बात करें तो ठोस से इसमें ज्यादा ऊर्जा देखने को मिलेगा और इनसे भी ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा तो गैस में कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो ऊर्जा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जिस कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी
होगी तो उनकी जो ऊर्जा संचरण का विधि होगा वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ऊष्मा के बारे में क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा एक प्रकार का नॉन मैकेनिकल एनर्जी है और यहाँ पर ऊर्जा एक जो है ये ऊर्जा उत्पन्न के स्रोत ही है। कौन? तो ऊष्मा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो आप लोग यहाँ से अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं कि ऊष्मा है क्या। तो देखिए ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक आपका हो गया प्रकार। ठीक है, यह ताप में अंतर के कारण उत्पन्न होती है और अणुओं में क्या उत्पन्न कर देती है, तो गतिज ऊर्जा। तभी जाके आपको क्या मिलता है, तो ऊष्मा ऊर्जा देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां हम लोग बात करें कि ताप को मापने वाला स्केल। ठीक है, जो तापमान को मापने वाला जो स्केल होता है उस स्केल की अगर हम लोग बात करते हैं, तापमान को मापने वाला स्केल। देखिए यह स्केल तीन तरह का होता है। मुख्य रूप से बात करें तो पहला कौन सा होता है, सेल्सियस, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और अगर हम बात करें तीसरा तो वो क्या होता है, तो वो होता है क्या, तो केल्विन। और चौथा अगर हम लोग बात करें तो वो होता है कौन, तो डिग्री रियूमर। ठीक है, क्या होता है, तो डिग्री रियूमर। ये मुख्य रूप से स्केल है जिनके द्वारा किस चीज की माप की जाती है, तो टेम्परेचर की माप की जाती है। तो आइए हम लोग इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, तापमान के स्केल को। इनको आप लोग ध्यान से समझिएगा, कई सारे इसका फॉर्मूला बनता है और उसे याद करना पड़ता है। तो आज आप लोगों को हम ऐसा चीज बताते हैं जिनकी मदद से आपको फॉर्मूला को बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके बीच क्या क्या संबंध रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करें टेम्परेचर में, दो पॉइंट को आप निर्धारित कर लीजिए। ठीक है, तापमान में दो पॉइंट को निर्धारित करिए। एक कौन सा, तो एक होता है आइस पॉइंट और दूसरा क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, दूसरा कौन सा, तो एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें तो एक होता है क्या, गलनांक बिंदु, इसे हम लोग बोल सकते हैं गलनांक बिंदु बोल सकते हैं। और एक जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा क्वथनांक बिंदु। इस दोनों बिंदु को सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे। इसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट भी बोलेंगे और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इन दोनों बिंदु की बात करें, प्रत्येक स्केल के लिए क्या सब है उसकी मदद से हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस का जो आइस पॉइंट होता है, ठीक है, आइस पॉइंट वो कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका ये जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, या अगर हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें वो कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करें, ये कितना होता है, तो इसका आइस पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि अगर हम लोग बात करें इसका कौन सा, तो ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट, तो ये हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से अगर हम लोग केल्विन स्केल में बात करें तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। ये कौन सा, आइस पॉइंट। और एक्सट्रीम पॉइंट जो होता है वो कितना होता है, 373.15 केल्विन। तो हम लोग कम से कम तीन स्केल को मुख्य रूप से समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे जो लिखा है ये सबका क्या है, आइस पॉइंट है, और ऊपर जो लिखा है ये क्या, एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर हम लोग इनको यहाँ से ग्राफ की मदद से निकालना चाहें तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, आप लोग इसे ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम लोग बात करें इस ग्राफ में, इसे समझेंगे कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो आप क्या करिए, इस पर मान लिया जाए सेल्सियस है और इस स्केल पर क्या लेते हैं, फ़ारेनहाइट को। देखिए अगर यदि इसका सेल्सियस का आइस पॉइंट क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है,
तो इसका बताइए, इसी का इस फ़ारेनहाइट का कितना है, तो फ़ारेनहाइट का क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट स्केल में ये हो जाएगा क्या, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसका कौन सा एक्सट्रीम पॉइंट, तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट है क्या, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए फ़ारेनहाइट में एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, तो फ़ारेनहाइट में एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा कितना, तो 212। कितने हो जाएंगे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए पहले क्या किए, इस एक्स एक्सिस पर हम लोग सेल्सियस को रखे और वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट। अगर आइस पॉइंट सेल्सियस का 0 है तो आइस पॉइंट फ़ारेनहाइट का 32 है। ठीक है, यहां दर्शा दिए। उसी तरीके से अगर हम सेल्सियस का बात करें, एक्सट्रीम पॉइंट 100 डिग्री है, तो उसी तरीके से फ़ारेनहाइट में बात करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो जाएगा, 212। अगर हम लोग इनके बीच ग्राफ खींचे तो कुछ ग्राफ आपको इस ढंग से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ आपको मिल जाएगा और एक पॉइंट यहां आएगा, एक पॉइंट ये। तो इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। सपोज दैट आप एक काम करिए क्या, कि मान लिया जाए सेल्सियस में जिस बिंदु पर निकालने का रहा वो बिंदु क्या है, सी, और फ़ारेनहाइट में जो निकालने का रहा वो पॉइंट क्या है, एफ। तो इस पॉइंट को आप लोग पकड़ेंगे तो आप लोगों को यहां पर ये बिंदु मिल जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी और क्या, एफ। अब आप यहां से ध्यान से देखिए कि ये जो है बड़ा वाला ट्रायंगल और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें क्या देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो बताइए कि इसके बेस का बड़े वाले ट्रायंगल से बेस और छोटे वाले ट्रायंगल का ये हाइट बड़े वाले ट्रायंगल के हाइट के क्या होगा, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप लोग इसे कर सकते हो। तो यहां से यहां तक बताइए डिस्टेंस क्या मिलेगा, तो c माइनस क्या मिलेगा, तो 0। अगर हम बड़े की बात करें यहां से यहां तक तो ये 100 है, और यहां से बताइए यहां तक तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, तो 0। तो 100 माइनस क्या मिलेगा, 0। अब आगे बढ़िए, ये तो बेस लेकर के अब हाइट की बात करते हैं। तो हाइट में देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ऊंचाई, तो f में माइनस करना पड़ेगा आपको क्या, तो 32। तो यानी f माइनस क्या हो जाएगा, 32। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो देखा जाए इसकी ऊंचाई क्या, यहां से यहां तक पॉइंट देखिए तो ये पॉइंट हो जाएंगे 200 क्या 12, और यहां से आपको ये वाला नीचे माइनस करना है। तो नीचे देखिए क्या 32, तो ये मिल जाएंगे आपको क्या 32 हो गया आपका। इनको सोल्व कर लीजिए तो c/100 इक्वल टू f माइनस क्या 32, इनको माइनस करिए 0 और 180 हो जाएंगे। इसको काट दीजिए, 2 से 9 मिलेंगे और ये 5। तो यहां से आप चाहो तो निकाल सकते हो क्या, तो c/5 इक्वल टू f माइनस 32 बाय क्या, तो 9। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखेंगे तो आप सेल्सियस दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे, या फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो सेल्सियस, इसकी मदद से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग आगे की ओर। देखिए इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि जब हमें सेल्सियस की बात हो, फ़ारेनहाइट की बात हो, केल्विन की बात हो या र्यूमर की बात हो, किसी भी चीज का अगर हमें ये चीज संबंध जोड़ना हो इन चारों के साथ, तो आपको सबसे पहले सभी का 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। क्या, तो एक याद रखना पड़ेगा आइस पॉइंट, और दूसरा आपको जो याद रखना है वो क्या रखना है, तो एक्सट्रीम पॉइंट। अगर ये 2 याद है तो आपको किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं, इसकी मदद से आप लोग आसानी से इसे क्या कर सकते हो, तो ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो रीडिंग पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, किसे लिखेंगे, रीडिंग पॉइंट, यानी जिसे हमें ज्ञात करना उसे, और माइनस क्या करना है, तो आइस पॉइंट। क्या माइनस करेंगे, तो आइस पॉइंट, और बटे में जो आएंगे, बटे में क्या होगा, तो यहां पर लिखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट।
ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट, और इस एक्सट्रीम पॉइंट में माइनस कर देंगे क्या, तो आइस पॉइंट को, और आइस पॉइंट जो होगा ये सभी किनके बराबर होते हैं, तो कांस्टेंट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात करें सेल्सियस को लेकर के, तो सेल्सियस निकालना है, तो देखिए सेल्सियस के लिए आइस पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ये 0, और एक्सट्रीम पॉइंट क्या पढ़ा 100, और आइस पॉइंट क्या है 0। अगर हम लोग इसी तरह फ़ारेनहाइट की बात करें, तो फ़ारेनहाइट में बताएंगे कि आइस पॉइंट क्या था, तो ये था 32, बाय एक्सट्रीम पॉइंट क्या था 212, माइनस आइस पॉइंट इसका क्या था, तो 32 था। इसी तरीके से अगर हम केल्विन की बात करें, तो ये रीडिंग पॉइंट हो गया, और इसका बताएंगे क्या, तो इसका आइस पॉइंट क्या है, तो इसका हो जाएगा 273.15। अब नीचे आ जाइए, तो नीचे में क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम क्या था 373.15, माइनस क्या हो जाएंगे आइस पॉइंट 273.15। ये देखिए यही है आपका क्या, एक संबंध। आपको केवल ये ऊपर वाले याद रखना, तो इसकी मदद से आप नीचे इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग र्यूमर की बात करें, तो र्यूमर के लिए आप लोग याद रखिएगा, तो र्यूमर का जो होता है कौन सा, तो आइस पॉइंट वो होता है 0, और एक्सट्रीम पॉइंट होता है 80, माइनस आइस पॉइंट क्या, तो वो हो जाएगा क्या, तो 0। तो इस तरीके से भी आप लोग इसे साथ में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, तो आप लोग इसे अवश्य जो है याद रखिएगा, ताकि आपको चेंज करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए बढ़ते हम लोग कुछ प्रश्नों की ओर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इस बात को सीखेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लिया जाए 37 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है किस में, तो वो करना है सेल्सियस एवं किस में, तो फ़ारेनहाइट में। इन दोनों में आपको ये इसमें जो है आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्सियस तो मालूम ही है। तो ये फ़ारेनहाइट एवं किस में लाएंगे, तो केल्विन में। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो जिसे फाइंड करना उसे लिखना, इसका कौन सा पॉइंट लेना, आइस पॉइंट। आइस पॉइंट बताएंगे क्या है, तो इसका हो जाएगा 32 बटे में आपको क्या करना है क्या, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, तो 100, और माइनस अगर हम लोग बात करें, तो इसका आइस पॉइंट की बात करें फ़ारेनहाइट का, तो ये हो जाएगा क्या, तो ये सॉरी इसमें यहाँ जो नीचे लिखना है फ़ारेनहाइट में ना, ये हो जाएगा 212, और इसका आइस पॉइंट क्या 32, और गिवन क्या है सेल्सियस में, तो सेल्सियस रीडिंग करना है, और इसका आइस पॉइंट क्या है, तो 0, और 0 के बाद आप नीचे लिखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट 100 डिग्री, और इसमें जो बाहर करना माइनस करना वो क्या आइस पॉइंट, वो क्या हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो f माइनस 32 ये हो जाएंगे 180। c का वैल्यू आपको कितना दिया है 37, और बटे में क्या 100, इस 0 काट दीजिए, 2 से हो जाएंगे 5, 2 से हो जाएंगे क्या 9। तो आपको ऊपर मिल रहा है f माइनस 32 बाय 9, इधर 37 बटे क्या मिल रहा है, तो 5। आप लोग एक काम करिए 5 से इसे काट दीजिए, तो 5 7 35, और 2 हो जाएंगे 5 चौके 20, यानी ये हो जाएंगे क्या, तो f माइनस 32 इक्वल टू 7.4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, ये नीचे वाला 9, तो मल्टीपल कर लीजिए, ये 6 हो जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएंगे ये 65 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इस ओर भेज दीजिए, तो ये मिल जाएंगे किसमें, तो प्लस में 65.6 में आपको 32 जोड़ देना है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 66 कर देना है, ठीक है, 66 कर देना है, तो ये आपका हो जाएंगे कितने, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सेल्सियस से क्या कर लिया फ़ारेनहाइट, ये चीज तो आप भी पहले भी जानते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए तो इसमें देख लीजिए, ये चारों दिया है, इसमें आपको क्या करना है, संबंध बताना है। तो प्रत्येक का हम बताते हैं आइस पॉइंट
और स्ट्रीम पॉइंट क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं आइस का और स्ट्रीम का, सभी का हम लिख देते हैं तभी फार्मूला आप तैयार करेंगे। आइस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, स्ट्रीम क्या हो जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री, और अगर हम इसका स्ट्रीम पॉइंट की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन की बात करें तो केल्विन का कितना होता है 273, और इसकी बात करें तो स्ट्रीम पॉइंट 373 होता है। और र्यूमर की अगर हम बात करें तो र्यूमर पैमाने का क्या होता है, तो र्यूमर पैमाने का जो देखने को मिलता है वो क्या होता है, तो इसका कौन सा आइस पॉइंट 0 हो जाएंगे और स्ट्रीम पॉइंट क्या हो जाएंगे तो 80 हो जाएंगे। तो अब आप लोगों को फार्मूला क्या था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग का। तो जिससे रीडिंग करना माइनस करना है क्या, तो आइस पॉइंट को, ठीक है, और बटे जो आपको करना है वो क्या स्ट्रीम पॉइंट, और इसमें जो है माइनस करना है क्या, तो वो है क्या आइस पॉइंट। इसे आपको माइनस करना है जो कि किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। इसको आप लोग कांस्टेंट ही लिख दीजिए, अन्यथा ये केल्विन लगेगा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो कांस्टेंट के। तो रीडिंग करना है, मान लिया जाए सेल्सियस, और इसमें आइस पॉइंट क्या है 0, स्ट्रीम पॉइंट क्या है 100 डिग्री, माइनस आइस पॉइंट क्या 0, इक्वल टू आगे बढ़े तो फ़ारेनहाइट रीडिंग पॉइंट है, आइस पॉइंट क्या है 32 बाय में स्ट्रीम पॉइंट इसका क्या है 212, माइनस आइस पॉइंट क्या है 32। अगर आगे बढ़ा केल्विन में तो रीडिंग पॉइंट है केल्विन, और इसमें आइस पॉइंट क्या है 273, और नीचे आ जाइए ये स्ट्रीम पॉइंट क्या है 373, माइनस रीडिंग पॉइंट केस का आइस पॉइंट क्या है, तो ये हो जाएंगे 273। र्यूमर की बात करें तो रीडिंग पॉइंट हो गया R, और स्ट्रीम आइस पॉइंट 0, और रीडिंग इसमें जो है स्ट्रीम पॉइंट कितना मिल रहा है तो 80, और इसका आइस पॉइंट क्या तो 0। इस तरीके से हम चारों के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का टॉपिक, जहां से सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर सभी चीज का वैल्यू आप लोग अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, जहां पर हम आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर इनसे बनने वाले न्यूमेरिकल्स, और साथ साथ ऊष्मा का जो संचरण, चालन, समवान, विकिरण होता है, जल का असामान्य प्रसार क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीजों को लेकर के हम जो बनने वाला न्यूमेरिकल्स होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अवश्य बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।